हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज अभी के समय में ये है कि आप जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं या जो सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। डिटेल्स, डेटा, फैक्ट्स हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है। इस सेशन को मैंने इसीलिए इस तरह डिजाइन किया है ताकि आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिले। पहला टॉपिक जो हमारा है, ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आपके जनरल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर साइबर थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हैं तो आपको कहाँ रीच आउट करना है। चक्षु नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। Ministry of Electronics and Information Technology has launched a report which is Digital Threat Report 2024। इसमें डिटेल स्टडीज किया गया इस इशू के ऊपर और कैसे इस सिचुएशन से, इस चैलेंज से डील करना चाहिए, पॉलिसीज क्या बनानी चाहिए, इसके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट होनी जरूरी है। और इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर या फिर एनुअल रिपोर्ट्स भी मिनिस्ट्रीज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है टू स्टडी फाइनेंशियल फ्रॉड इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर में जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर स्टडीज किया गया है। इसमें चक्षु नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए है। आपको अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है कम्युनिकेशन में, कोई स्पैम कॉल आता है या फिर कोई इम्पर्सोनेशन कॉल आता है या फिर कोई मैसेज आता है जो आपको लगता है ये फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड हो सकता है, तो आप चक्षु प्लेटफॉर्म पे इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन चक्षु प्लेटफॉर्म सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए, ये केसेस को हैंडल नहीं करता है। यूपीएससी एग्जाम में ये खास करके देखा गया है कि जो स्टेटमेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बनाए जाते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस चक्षु और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में यही है दैट चक्षु फैसिलिटी डज नॉट हैंडल फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम केसेस। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। और अगर फ्रॉड हो जाता है तब कहाँ रीच आउट करना है, ये हेल्पलाइन नंबर है 1930, या फिर cybercrime.gov.in, इस पोर्टल पे जाकर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है, आपको नंबर ब्लॉक करवाना है, तो किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? तो संचार साथी .gov.in, इस प्लेटफॉर्म पे ये इंटरफेस संचार साथी का है। यहां पर जाकर आप अपने हैंडसेट को जो खो गया है उसको ट्रैक करना हो या ब्लॉक करना हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ डेटा रिलीज किया गया है, उसको यहाँ पे मैंने कंपाइल किया है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में भी इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है हमारे इंडिया में, कौन कौन से हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। ये 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 18.57 गीगावाट का हुआ करता था। इस बार जो हाईएस्ट एवर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन किया गया है 24-25 में, ये 34.63% का हुआ है और अब हमारा कैपेसिटी 25 गीगावाट का हो गया है। ठीक है, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में जो एक्सपोर्ट का कैपेसिटी है इंडिया का, ये हैम्पर नहीं हुआ है। दिस हैज क्रॉस्ड रिकॉर्ड ऑफ 820 बिलियन यूएस डॉलर, डिस्पाइट, सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्टर्बेंसेस ट्रेड रूट्स के देखे गए ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस, जो ट्रेड रूट था वो डिस्टर्ब हुआ था, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन सब वजहों से ट्रेड रूट्स में या फिर जो डील्स थे ट्रेड के, इसमें काफी ज्यादा असर दिखा गया था। लेकिन इंडिया में इसका असर कम दिखा क्योंकि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी है ये सर्विसेज बेस्ड ज्यादा है, इसलिए इस स्टेबिलिटी का असर इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा कम दिखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड
Program Implementation, MOSPI, released 26th edition, 26वां संस्करण of Women and Men in India report. ये रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इसमें बताया गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 60.1% हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है, इस साल से ऊपर के लोग जिनको काम करना चाहिए या फिर एम्प्लॉयबल हैं, वो उनको नौकरी दी जा सकती है, उनका पार्टिसिपेशन कितना है लेबर फोर्स में। जैसे 100 लोग हैं तो इसमें कितना परसेंट लोग काम कर रहे हैं? 60.1%। ये इंक्रीज हुआ है 17-18 में 49.8% था। सेक्स रेशियो एट बर्थ का जो डेटा था वो 918 था, ये इंक्रीज होकर अभी 930 हो गया है। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिपोर्ट है, ये 23-24 का रिपोर्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पुराना डेटा हो गया। 23-24 का जो स्टडीज किया गया ये अभी रिलीज किया गया। अब 24-25 का जो डेटा होगा वो अगले साल रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एट बर्थ सेक्स रेशियो इज 930। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी लेवल स्कूल्स कितना हो गया है? 78% इन 23-24। ये 75% हुआ करता था 14-15 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अभी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये डेटा दिया गया कि जो एडॉप्शन है बच्चों का, ये सबसे हाईएस्ट देखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी बॉडी, नोडल एजेंसी कौन सी है? कारा नाम से है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के तहत इसका गठन किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। ये जो भी एडॉप्शन एजेंसीज होता है स्टेट्स में, उनको कोऑर्डिनेट करता है ताकि जो एडॉप्शन प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से हो। क्योंकि एडॉप्शन में काफी ज्यादा ये देखा जाता है, छोटे बच्चों का जो ट्रैफिकिंग होता है, इसको रोकने के लिए बड़ा क्राइम है। इसको रोकने के लिए एक एजेंसी होने की जरूरत बहुत ज्यादा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये चैलेंजेस रिकॉग्नाइज किया गया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का ट्रैफिकिंग। तो हेग कन्वेंशन साइन किया गया था 1993 में और इंडिया ने इसे 2003 में रेटिफाई किया। गवर्नमेंट कोई भी कन्वेंशन अगर साइन करती है तो उसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है, रेटिफाई किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। ये 1993 में कन्वेंशन आया था और इंडियन गवर्नमेंट ने 2003 में इसको रेटिफाई किया था। ठीक है, इंडिया हैज सरपास्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखा गया है, कि 19% का ग्रोथ देखा गया है और इसकी वजह से इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में भी टारगेट को ओवर अचीव किया गया है एनएचएआई के द्वारा। 5,600 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, आपको ये ट्रेंड याद रखना है, जैसे कुछ आइडिया होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, जैसे 19% यहाँ पे नंबर है, 19%, आपको 19 याद नहीं करना है, मत करो। वैसे भी जो सेशंस मैं बनाता हूँ इसमें डेटा नंबर्स काफी कम होते हैं, उतने ही होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे नंबर्स याद करने में भी दिक्कत है तो आप रफ आइडिया लेके चलेंगे कि 20% के आसपास का है, 20% से कम का है। तो जब स्टेटमेंट्स आएंगे तो एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। अगर स्टेटमेंट में 100 के आसपास का, 90 के आसपास का नंबर दिया जाए, 50 के ऊपर का नंबर दिया जाए, तो आपको आइडिया, रफ आइडिया तो है कि 20 के आसपास का नंबर है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक भी तभी काम करता है जब आपके पास थोड़ा रफ आइडिया हो, इंफॉर्मेशन हो आपके पास। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ओवर अचीव किया है टारगेट को, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें फंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और फंड एनएचएआई कैसे कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता है एनएचएआई का? टोल के थ्रू होता है, टोल ट्रांसफर, या फिर इनवाइट एक स्कीम है, ये ट्रस्ट बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसमें जो भी कैपिटल्स इसमें आते हैं इस पूल में, इसको यूज किया जाता है। इसके ऊपर, इनवाइट्स के ऊपर यूपीएससी में सवाल भी पूछा जा चुका है।
टॉल सिक्योरिटाइजेशन। टॉल सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, जैसे आप लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पे आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ डिटेल देते हैं, ताकि अगर आप डिफॉल्टर हो जाएं, बाद में आप अपना पैसा जो जो लोन लिया आपने रिपे नहीं किया, तो बैंक उसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू वो रिकवर कर ले। तो टॉल सिक्योरिटाइजेशन का ये मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई पुल बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, वहां पे टोल कलेक्शन करना है, तो किसी एक्स कंपनी को गवर्नमेंट दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले 5 साल तक आप टोल कलेक्शन कर सकते हैं। इसके रिटर्न में गवर्नमेंट को अभी जो एक्स कंपनी है वो प्रेजेंट टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, और इन रिटर्न उनको मिलेगा 5 साल तक के लिए टोल कलेक्शन करने का राइट। तो ये टोल सिक्योरिटाइजेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3 तरीका है। एनएचएआई अपना रेवेन्यू कलेक्शन करता है मोड्स फॉर मोनेटाइजेशन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। भी टोल कलेक्शन की हमने बात की, तो टोल कलेक्शन को मॉनिटर कौन करता है? एनपीसीआई नाम की बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो हमारे देश में जो भी बैंक्स हैं उनका एक एसोसिएशन है, आईबीए जिसे कहा जाता है। तो इन दोनों के द्वारा 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। हम एनपीसीआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई ने एनपीसीआई को ये गाइडलाइन दिया है कि जो डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है 1 लाख का, इसको इंक्रीज करने का क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज हो रहे हैं अब। तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो एनपीसीआई के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। एनपीसीआई हैज डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी प्रोग्राम। तो जो फास्टैग का कॉन्सेप्ट है, जो आरएफआईडी क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो लोकेशंस होते हैं वो ट्रैक किए जाते हैं। ये आरएफआईडी जो है ये एथलीट्स में भी यूज किया जाता था। तो एथलीट्स का लोकेशन, रेस में जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, कितना टाइम पे किसने टारगेट को अचीव किया, तो इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए आरएफआईडी स्टिकर का यूज किया जाता है। इसी आरएफआईडी को टोल कलेक्शन में गवर्नमेंट ने यूज करने का जो आइडिया था वो वहीं से आया था कि इसको ट्रैकिंग किया जाएगा, जो व्हीकल्स होते हैं उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी टोल पे, और जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये फास्ट टैग आरएफआईडी स्टिकर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से इसे ट्रैक किया जाता है और इसी के थ्रू कलेक्शन होता है टोल पे। इंडिया और इजराइल के बीच में एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो सवाल इससे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और इजराइल ने कौन से सेक्टर में एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में साइन किया है। हमारे देश में जो लैंड होल्डिंग है वो काफी कम है फार्मर्स के पास। जो जमीन के टुकड़े हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन का क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं और जमीन लिमिटेड है, तो स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि फार्मर्स का जो इनकम है उस पर असर पड़ता है। इनकम को इंक्रीज करने के लिए हाई यील्डिंग क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। जो सीड्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों ताकि वो खराब मौसम में भी जो उनका प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर कम से कम हो पाए। तो इसीलिए इजराइल और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इंडिया एंड थाईलैंड साइंड 6 अग्रीमेंट्स। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का थाईलैंड विजिट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको वर्ल्ड त्रिपिटक गिफ्ट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड के द्वारा। पाली लैंग्वेज यूज किया जाता था बुद्धास का टाइम पे। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको कंपाइल किया गया था बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से त्रिपिटक हैं ये आप बताइए मुझे। तो ये गिफ्ट किया गया थाईलैंड के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और पिछले साल रिलिक्स यानी कि अवशेष, बुद्धा के अवशेषों को इंडिया से थाईलैंड भेजा गया था। तो बुद्धिस्ट रिलीजन जो है इसकी वजह से इंडिया और थाईलैंड के जो रिलेशंस हैं, ये पीपल टू पीपल कनेक्शन का जो रिलेशन है ये और बेहतर हो,
इसलिए बुद्धिज्म का काफी ज्यादा इसमें रोल है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है इंडिया जापान स्पेस डायलॉग। ये तीसरा डायलॉग था जो कि टोक्यो में किया गया, facilitating an exchange of views on respective space policies and priorities। स्पेस एजेंसीज के ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। जैसे हमारे देश में स्पेस एजेंसी इसरो है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, नासा यूएसए का है। आपको बताना है रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम, ठीक है। तो और एक और बॉडी है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इन स्पेस। जैसे यूएसए में इलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट स्पेस सेक्टर में जो सक्सेस रेट देखा गया है, इलन मस्क के कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद जो स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट्स यूएस में देखे गए हैं, उससे इंस्पायर होकर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये जरूरत महसूस हुई कि हमारे देश में भी एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस as a single window nodal agency which functions as an autonomous agency in Department of Space। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बॉडी है इन स्पेस, जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, सुदर्शन पटनायक के बारे में आप जानते होंगे, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये सैंड आर्ट करते हैं। इनको एक अवार्ड दिया गया है लंदन में, फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सैंड आर्ट। सैंड आर्ट एक्चुअली मिडिल ईस्ट में ज्यादा वहां से शुरुआत हुई इसकी, और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में अब तो देखा जा रहा है। सैंड वर्ल्ड 2025 ये एक सैंड आर्ट फेस्टिवल है जो इंग्लैंड में किया गया है। तो यहाँ काफी सारे फैक्ट्स हैं। ये इंग्लैंड में सैंड वर्ल्ड किया गया, किसको दिया गया? सुदर्शन पटनायक को गिफ्ट दिया गया। कौन सा गिफ्ट था, कौन सा अवार्ड था? फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। ठीक है, अब कल्चर की हम बात करते हैं। जैसे हर कंट्री के पास मिलिट्री पावर होता है, उसी तरह से जो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, इंडिया के पास बहुत रिच कल्चर है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी में एज अ सॉफ्ट पावर यूज करती है। जैसे रामायण की स्टोरीज, अभी हाल में जब वक्फ बिल पास किया जा रहा था तो वीडियो आया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थाईलैंड विजिट के दौरान वहां पे रामायण का जो थिएटर शो है वो देख रहे थे, और थाईलैंड में ये रामायण का शो देखा गया। स्लोवाक में प्रेसिडेंट का विजिट था, वहां पे पपेट शो किया गया, वो उसका भी थीम रामायण पे था, बेस्ड था। तो ये कल्चरल लिंकेजेस जो हैं कंट्रीज के बीच में, और जैसे हमारे देश में योगा है या फिर जो मॉन्यूमेंट्स है हमारे देश में, तो कल्चरल टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है। या फिर हमारे देश के जो वैल्यूज हैं उसको लोगों तक पहुंचाना डिप्लोमेसी में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेसिडेंट का विजिट स्लोवाक में हुआ, तो स्लोवाक के बारे में थोड़ा रफ आइडिया ले लें। स्लोवाक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में। बाउंड्रीज आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। स्लोवाक एक्चुअली पहले चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों कंट्रीज सेम हुआ करती थी। इनके अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, पीसफुल रिवॉल्यूशन था जिसे वेलवेट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद पार्टीशन हो जाता है, तो इनके पार्टीशन को वेलवेट डाइवोर्स भी कहा जाता है। ये 1993 में ये कंट्रीज अलग हो गई, सेकिया अलग हो गया और ये स्लोवाकिया अलग हो गया। पोषण पखवाड़ा 2025, 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करवाया गया दिल्ली में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, टू प्रमोट न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, एम्पावर कम्युनिटीज। क्योंकि हमारे देश में न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता बहुत कम है, इसके लिए जो लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, मिलेट्स को यूज करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि जो मोटा अनाज है उससे जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए, जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, मेल न्यूट्रिशन को काउंटर किया जाए। ठीक है,
फोकस ऑन फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ। जैसे जो जो नवजात शिशु होता है, तो जब वो माँ की कोख में होता है तब से लेकर 2 साल की उम्र तक, यानी कि लगभग 1000 दिन का टारगेट है, तब तक इसके ऊपर बच्चों के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। 365 दिन होते हैं, तो 2 साल का हो गया, और फिर 9 मंथ्स जब बच्चा कोख में होता है, तो ये सब एडिशन 1000 दिनों का टोटल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि बच्चों के न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाए। मिशन टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, improving nutritional outcomes for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children under age 6। 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम होता है और इस वक्त जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए ये पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और ये 7वां एडिशन था पोषण पखवाड़ा का। अब 6 साल के बच्चों तक के लिए न्यूट्रिशन की तो बात हो गई, लेकिन जो वर्किंग मदर्स हैं, जब वो काम करने जाती हैं, तो फिर बच्चों का देखभाल करने के लिए पलना स्कीम, पलना एक क्रिच फैसिलिटी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए फैसिलिटीज होता है कि वहां पे रह सकते हैं। इस तरह का फैसिलिटी होगा जहां पे खेल खेल में सीखने वाली का जो कॉन्सेप्ट है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए रिच फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अमेंड किया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, जिसमें ये कहा गया कि जिस भी कंपनी में, जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पे क्रिच फैसिलिटी होना चाहिए। क्रिच फैसिलिटी 2 तरह का होता है, स्टैंड अलोन क्रिच फैसिलिटी एंड आंगनवाड़ी कम क्रिच फैसिलिटी। यहाँ पे आंगनवाड़ी का भी फैसिलिटी होता है। और ये पलना स्कीम जो है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम 2 तरह की होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है, और कुछ होते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये हुआ कि जो फंड का भागीदारी है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो आमतौर पर जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, आप जैसे स्टेटमेंट अगर कहीं पे देखेंगे यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे ये थंब रूल होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे फंडिंग के लिए कोई स्टेटमेंट है तो 60-40 का रेशियो होता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पे 90-10 का रेशियो होता है फंड के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका 10 साल पूरा हो गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कोलैटरल फ्री लोन स्कीम है जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एमिंग टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स। ये कोलैटरल फ्री है, यानी कि कुछ गिरवी रख के आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन द लास्ट 10 years more than 52 करोड़ लोन वर्थ, कितने का लोन दिया गया? ये तो नंबर है कि इतना लोन दिया गया, सैंक्शन किया गया। जो अमाउंट था वो कितना दिया गया? 33 लाख करोड़ रुपए ये लोन दिया गया है। और 3 कैटेगरीज में लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोलैटरल फ्री लोन दिए जाते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर में ये डेटा रिलीज किया गया, लगभग 50% का जो मुद्रा लोन है ये SC ST OBC कम्युनिटीज ने इसका फैसिलिटी को अवेल किया है, और वुमेन ने 70% मुद्रा लोन का इस्तेमाल किया है एंटरप्राइजेस में। तो वुमेन एम्पावरमेंट का अगर टॉपिक आता है या फिर बैकवर्ड सेक्शंस का एम्पावरमेंट का टॉपिक आता है तो वहां पे ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका 150th असेंबली ताशकेंट उज्बेकिस्तान में किया गया है 5 से 9 अप्रैल तक। ये एक फोरम है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी पार्लियामेंट्स हैं उनके हेड यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। जैसे हमारे देश में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, या फिर
राज्यसभा से मेंबर्स जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, डेलीगेशन जाता है। तो इस तरह हर कंट्री से जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे भी, वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पार्टिसिपेट करने जाते हैं आईपीयू में। और ये 150वां असेंबली तो था ही, वुमेन पार्लियामेंटेरियंस का ये 40th एनिवर्सरी भी था। 40 साल से वुमेन पार्लियामेंटेरियंस के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे इवेंट। इस बार का थीम क्या था? पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। ठीक है, दिस विल कवर टॉपिक्स लाइक वही जनरल इश्यूज, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। इसके टोटल 182 मेंबर्स हैं और 182वां ये सबसे नया मेंबर है बिलीज। इसके बाद अभी 182 मेंबर्स हो गए हैं आईपीयू में। फर्स्ट आईपीयू मीटिंग कब हुई थी? 1889 में पेरिस में सबसे पहला आईपीयू मीटिंग हुआ था। इसमें 9 कंट्रीज के पार्लियामेंटेरियंस पार्टिसिपेट किए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ये 9 कंट्रीज हैं। इट प्रमोट्स पीस, डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट हेल्प्स पार्लियामेंट बिकम स्ट्रॉन्गर, यंगर, ग्रीनर, मोर इनोवेटिव एंड जेंडर बैलेंस्ड। तो इस तरह से जो भी पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फीमेल्स का, या फिर बैकवर्ड सोशल जो भी कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर यंगर जनरेशन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसमें क्या क्या इनोवेशंस किए जा सकते हैं, जैसे ग्रीनरी, इन्वायरमेंट को लेकर पार्लियामेंट कंपाउंड में, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से लेजिस्लेशंस किए जा सकते हैं ताकि सोसाइटी के लिए, सोशल इश्यूज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा ऐसा लॉ लाया गया, जैसे राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए अलग से एक्ट लाया गया 2019 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया 2023 में। तो ये सब एम्पावरमेंट करने के लिए, कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए इन कानून को लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन सब चीजों को एज ए एग्जाम्पल वहां पे आईपीयू में शो किया जाता है, ताकि जो दूसरी कंट्रीज के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इससे मोटिवेट होकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे पाए। भारतीय न्याय संहिता हैज रीइंफोर्स्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विद इन इंडियन लीगल सिस्टम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये तो कानून है जो हमने अभी आपको बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, जो कि समाज के लिए अच्छा है। तो पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और उनका प्राइमरी गोल यही है कि जनता के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसे कानून बनाएं, कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएं जो इंक्लूसिव हो। सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत काम किया जाए। अकॉर्डिंग टू द 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। और इसमें इंडेक्स का नाम था रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या है इस इंडेक्स में? 36। ठीक है, यहाँ फैक्ट्स कौन कौन से हैं, इंडेक्स का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और यहाँ पे इस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था। ठीक है, यूएस सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 67 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ एक साल में यूनाइटेड स्टेट्स का। इंडिया का इन्वेस्टमेंट 10वें पोजीशन पे है, विच इज $1.4 बिलियन, और चाइना इज ऑट द सेकेंड पोजीशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है, 7.8 बिलियन एंड 67 बिलियन। तो बहुत बड़ा गैप है, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स में जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, वहां पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट्स देखे जा रहे हैं वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट फंड करती है उतना ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट में। UNCTAD established in 1964 टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसे 1964 में
बनाया गया था ताकि डेवलपिंग कंट्रीज का मदद किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मेजर इकोनॉमीज हैं इनके सामने टिकने के लिए छोटी इकोनॉमीज को हेल्प की जरूरत होती है, कुछ जो ताकि उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले ग्लोबल मार्केट में। इसलिए यूएनसीटीएडी का गठन किया गया था 1964 में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका थीम था संभावना फॉर पॉलिसी कंजर्वेशन ऑन डिजिटल फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबल एआई, ग्लोबल टेक नॉर्म्स। तो इन सब चीजों के ऊपर इस समिट में बात किया गया था। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ था और इसका थीम क्या था। Department of Financial Services (DFS) has notified amalgamation of 26 regional rural banks. 26 rural banks under one state, one RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स प्रिंसिपल। जैसे हर स्टेट में आप देखेंगे, जैसे हमारे बिहार में भी उत्तर और दक्षिण रूरल बैंक्स हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा नंबर्स हैं टोटल हमारे देश में। 43 आरआरबीज हैं जो 26 स्टेट्स में हैं। अमलगमेशन के बाद यानी कि इन सबको एक साथ मिला दिया जाएगा। हर स्टेट में एक आरआरबी होगा और इस तरह से टोटल स्टेट्स और यूटीज मिलाकर 28 आरआरबीज होंगे हमारे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रोल्ड आउट अमलगमेशन प्लान इन नवंबर। तो ये नवंबर में शुरू किया गया था और वन स्टेट वन आरआरबी के तहत इसको कंसोलिडेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये हमारी परंपरा, हमारी विरासत, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था टू सेलिब्रेट ट्राइबल हेरिटेज। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2025 ये एक ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों के द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव है। और ये इंटर ऑपरेबिलिटी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी, इन तीनों के बीच में सामंजस्य हो एक्शन में, प्लान ऑफ एक्शन में, इसके लिए इस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ को लॉन्च किया गया है। सागर 10th एनिवर्सरी ऑफ सागर इनिशिएटिव और नेशनल मैरीटाइम डे के दिन इस वेसल का इस वेसल को इंडक्ट किया गया है इन नेवी में, आईएनएस सुनैना जिसका नाम है। और ये इंडक्शन के बाद अभी पोर्ट ऑफ दार एस सलाम तंजानिया में है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज आइकेमिया। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आईएनएस सुनैना गया है। एक ट्राई सर्विस 12 मेंबर क्रू बनाया गया है फॉर समुद्र प्रदक्षिणा, जो सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा है। ये टीम 12 फीमेल ऑफिसर्स हैं तीनों सर्विसेज से। ये नेविगेट करेगा मुंबई से सिचलीज और सिचलीज से वापस मुंबई तक का सफर तय करेगा। त्रिवेणी वेसल के ऊपर इनका एक्सप्लोरेशन है, एक्सपेडिशन है, वो किया जाएगा। दिस इज अ प्रिपरेटरी फेज। डिफेंस सर्विसेज का ये टारगेट है कि 2026 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और इसके लिए ये एक प्रिपरेटरी फेज की तरह देखा जा रहा है। मुंबई टू सिचलीज, सिचलीज टू बैक टू मुंबई, ये समुद्र प्रदक्षिणा ऑर्गेनाइज किया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हैव अ गुड डे।